हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। तो हम एचटेट 2021 का पेपर पीजीटी फिज़िक्स का 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमने 47 क्वेश्चन फिज़िक्स पोर्शन से कर लिए हैं। आज हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 48। तो आपको सेशन कैसा लगता है, आप इस पे पॉजिटिव कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिज़िक्स विद ममता। लेट्स स्टार्ट 48 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि एक 0.46 माइक्रोमीटर थिक एक सैंपल है किसका, गैलियम आर्सेनिक का, और जिसको इल्यूमिनेटेड किया है विद अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फोटोन एनर्जी। फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा इज 5 × 10⁻⁻⁻⁴ पर सेंटीमीटर। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपको गिवन है, पावर गिवन है सैंपल पे कितनी पड़ रही है, या इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको। द टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्व होगी सैंपल में पर सेकंड वो कितनी होगी, ये इसने पूछा है। तो हमें पता है जब भी कोई सैंपल आप किसी भी सैंपल पे कोई भी लाइट क्या करते हैं फॉल करवाते हैं, तो उसमें जो चेंज आता है इंटेंसिटी में वो कितना आता है, I इज इक्वल टू आई नोट, जो इनिशियल उसकी इंटेंसिटी थी e⁻⁻⁻⁴ अल्फा होता है एटेन्यूएशन कोफिशिएंट या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, x होती है उस सैंपल की लेंथ। तो क्वेश्चन में लेंथ आपको गिवन है, x आपको गिवन है, अल्फा p गिवन है, और आई नोट शुरू में जो आपके पास इंसिडेंट सैंपल पे जो पावर है वो भी आपको गिवन है 10 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, फॉर्मूले में सारी चीज़ आपको गिवन है, तो आपके पास I की वैल्यू निकल जाएगी। दैट शुड बी इक्वल टू I इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। ये वो एनर्जी है जो आपके पास क्या हुई, सिस्टम ने जब हमने सिस्टम पे फॉल करवाई तब आपके पास जो एनर्जी बची आफ्टर टी टाइम। लेकिन इसने क्या पूछा है कि कितनी एनर्जी को इसने एब्जॉर्व किया था। तो जितनी ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी और जितनी इस सैंपल पे ये एनर्जी एट टी टाइम पे है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही क्या है कि वो कितनी एब्जॉर्व करेगा। तो ये आएगा 9 × 10⁻³ वोल्ट, दैट इज़ 9 मिलीवोल्ट। ये हम गामा रे में पढ़ते हैं। जब आप गामा रे के बारे में पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, गामा रे को जनरली क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सैंपल पे फॉल करवाते हैं और फिर इसका एटेन्यूएशन देखते हैं। तो इसके लिए यही फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू आई नोट e⁻⁻, कई जगह μx लिख देते हैं, कई जगह -l अल्फ़ा x लिख देते हैं, या अल्फ़ा l भी लिख देते हैं। ठीक है, तो फार्मूला यही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि आप ना अगर फिज़िक्स पीजीटी फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक सीरीज़ टीजीटी साइंस के भी लिए ले रही हूँ, जिसमें मैं 30 टॉपिक्स और 30 क्वेश्चंस करवाऊंगी और प्रीवियस ईयर सिर्फ फिज़िक्स के करवाऊंगी। तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले टीजीटी में आया था और फिर नेक्स्ट ही ईयर ये इन्होंने पीजीटी में पूछ लिया। तो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वहाँ से, इजी जिनको पैटर्न में बोलते हैं। अगर आपका क्लियर भी है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं मैडम हमारा तो एचटेट टीजीटी साइंस है भी, तो कोई बात नहीं, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो, फिज़िक्स का अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको आते होंगे तो आपका मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने क्वेश्चन सही किए, आपसे क्वेश्चन बनने लग गए। और अगर नहीं आते होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, है ना। तो आपको वो वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए टीजीटी साइंस की, क्योंकि हम और साइंस की तो बात ही नहीं कर रहे, फिज़िक्स की बात कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के जितने भी टॉपिक्स हो, जितने भी क्वेश्चन हो, एक सारे बच्चे ये बहुत पूछते हैं मैडम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो कितने क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही हो गए, टीजीटी साइंस के करोगे, पीजीटी फिज़िक्स के करोगे, और जो मैं सीरीज़ करवा रही हूँ वो करोगे, तो भाई इतने तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अप टू मान के चलो 1600-1700 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन किया भी आप कंसेप्ट पकड़ लोगे तो मुझे नहीं लगता इस पेपर में आप 45+ मार्क नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। मेरे व्यू बढ़ाने का कोई इशू नहीं है, मुझे ये है कि आपका कोई कंसेप्ट छूट ना जाए, है ना। तो द वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय, वेव फ्रंट गिवन किसी भी लाइट का है जो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है, क्या गिवन है, x + y + z = c। तो एंगल पूछा है इसने। ऐसा क्वेश्चन हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको एक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, दैट इज Lx
प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू सी। यहाँ पे एल एम एन ये क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज। एल की कंपेयर करेंगे तो एल बी वन, एम बी वन और एन बी वन। डायरेक्शन को साइन के लिए हम थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो है ओवर अंडर द रूट ऑफ सभी डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर करके सम करना है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो एल की वैल्यू 1 है और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये क्या होगा 1/√3। तो थीटा क्या आएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, टीजीटी में भी और पीजीटी फिजिक्स में भी। अब एक बार हम और करेंगे, 2017 के पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, ये इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। चाहे आप इसमें m के लिए निकाल लो चाहे n के लिए निकाल लो, हर एक के लिए डायरेक्शन को साइन सेम रहेंगे 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 50। 2 बॉक्सेज है 1 और 2 जो कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस। अगर V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेज एंड λ1 एंड λ2 आर द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इन बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, तो क्या रेशियो होगा। हमें पता है जो मीन फ्री पाथ है वो किस पे डिपेंड करता है 1/√2 पाई डी। यहाँ पे क्या है उसका मीन फ्री पाथ में हम क्या मानते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो आपस में क्या नहीं करते, एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते और एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो उनका जो डिस्टेंस है ये डायमीटर जो है वो है डी। ठीक है, V/N, V इज द वॉल्यूम और N क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो N/V लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वरना हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वेयर आएगा, ये डी स्क्वेयर होता है डी स्क्वेयर बाय एन, और एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको लिख सकती हूँ N कैपिटल N/V। ठीक है, तो λ1 ये हो गया। सिमिलरली अगर λ1 की लिए बात करें तो N1 मॉलिक्यूल है और V1 क्या है आपके पास वॉल्यूम। सिमिलरली अगर मैं λ2 की बात करूं तो हमारे पास क्या है इक्वल नंबर बोला है ना, इक्वल नंबर, तो N1 और N2 तो सेम है, तो यहाँ पे N लिख दीजिए √2 पाई डी स्क्वेयर, N2 की जगह भी N और V2। जब आप इसका रेशियो लोगे तो ये रेशियो आ जाएगा λ1/V1 इज इक्वल टू λ2/V2। ठीक है, तो ये डी स्क्वेयर है, ये ठीक कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है कि 2 बॉल्स हैं, एक का मास m है एक का मास 2m है, जिनको एक v स्पीड से मूव करिए एक v/2 स्पीड से मूव कर रही है, और कैसा कॉलिजन है इन इलास्टिक कॉलिजन है दोनों के बीच में, और फिर वो दोनों एक साथ कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से मूव करिए v/3। तो एंगल पूछा है इसने। हमें पता है इन इलास्टिक कॉलिजन की कंडीशन क्या होती है कि इसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, जबकि इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम भी, काइनेटिक एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी क्या रहती है कंजर्व रहती है। तो हम क्या यूज़ करेंगे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मास m1 बॉल है और सेकंड का मास 2m है जिसकी वेलोसिटी v/2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी थी v, तो लगाओ अगर वो थीटा एंगल इनिशियल एक्सिस से बना रहे हैं तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा m1 v cos थीटा या m v cos थीटा, सेकेंड वाले का 2m v/2 cos थीटा, और दोनों मिलके इन इलास्टिक कॉलिजन कर रहे हैं और किस स्पीड से जा रही है v3 से। दोनों का मास कितना है m + 2m और कितनी स्पीड से जा रही है v/3। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा 2mv cos थीटा इज इक्वल टू mv, mv से mv कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा आएगा 1/2, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है जब थीटा आपके पास क्या हो 60। लेकिन ये एक थीटा एंगल सिर्फ एक एक्सिस के साथ है। इसने पूछा है कि दोनों बाल्स के बीच में इनिशियली कितना एंगल है, तो सेम है थीटा और थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 जो क्या कहता है कि एक साउंड है 40 डेसिमल की, उसको कंपेयर करना है कि वो ट्वाइस इंटेंस है एज द साउंड ऑफ 20 डेसिमल से, 4 टाइम इंटेंस है, 10 टाइम्स इंटेंस है या 100 टाइम इंटेंस है। तो हमें पता है कि साउंड को हम किस में यूनिट होती है साउंड की डेसिबल, तो डेसिबल डीबी को कैसे डिफाइन करते हैं 10 log 10 इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी एट टाइम t ओवर इंटेंसिटी ऑफ आई नोट या इनिशियल इंटेंसिटी। अगर मैं 40 डेसिमल की बात करूँ तो इसको लिख सकते हैं 40 डेसिमल इज इक्वल टू 10 log I1/I0। किसके साथ कंपेयर करना है 20 डेसिमल के साथ ना, तो 20 का भी लिख लेते हैं 20 10 log I2/I0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा
40 माइनस 20 दैट इज 10 log I1 I0 माइनस log I2 बाई I0, तो ये बनेगा 20 इज इक्वल टू 10 log I1 I2, तो ये होगा 2। अगर मैं इसका एंटी लॉग लूँ, एंटी लॉग ऑफ 2 होता है 100, तो I1 बाई I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी कि I1 क्या है 100 टाइम्स ज़्यादा है किससे, I2 से। मतलब 40 डेसिमल की जो साउंड है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है 20 डेसिमल की साउंड से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, जो क्या कहता है कि एक फोर्स एक्स वाई प्लेन में लग रहा है कितना, 2y i कैप प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप न्यूटन, वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर्स। तो पार्टिकल को अगर मूव करे फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पोजिशन ऑफ 5 मीटर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, नो, फोर्स क्या कंजर्वेटिव होगा इस केस में, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में हर एक केस में आपके पास एक्स वाई प्लेन है ना, देखो यहीं पे देख लो तुम। या फोर्स की कंजर्वेटिव करने के लिए एक तरीका और भी है, अगर आपको ऐसा नहीं पता चले तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2y i कैप प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप। अगर कर्ल ऑफ फोर्स भी 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और इसका आप कर्ल करके देख लेना, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ठीक हो जाएगा। लेकिन हम सेकंड थर्ड भी देखते हैं क्या कहता है कि वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द पाथ OAC पाथ में आपका वर्क डन इतना होगा। तो हमने देखा था ये कोई PV डायग्राम नहीं है, आप सीधा इसका क्या कर दो, एरिया निकाल दो। यहाँ पे हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन है, जो फोर्स है इंटू DXi कैप प्लस DY जे कैप, और फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है, टोटल को इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स कहाँ से है, एक्स की भी 0 to 5 है और वाई की भी क्या है 0 to 5 है। जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने कर भी रखा है कि फोर्स गिवन था, डायरेक्शंस क्या है DX ऑफ आई कैप प्लस DY ऑफ जे कैप, लिमिट्स क्या है 0 to 5, 0 to 5, दो लिमिट्स आएंगी एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, 0 to 5, 0 to 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 125 जूल ही आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, सेकंड इज करेक्ट। सिमिलरली आप BC के अलोंग भी निकाल सकते हो और OC के अलोंग भी निकाल सकते हो। BC के अलोंग निकालोगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, कौन सी है ये, जो BC की वैल्यू होगी उसमें कांस्टेंट कौन हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, y वेरी करेगा। जबकि OA में क्या होगा, x वेरी करेगा और आपके पास कौन कांस्टेंट हो जाएगा, y, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को डील करना है। आप वर्क डन खुद निकाल के देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, जो क्या कहता है कि एक हॉट लिक्विड इज केप्ट इन अ बिग रूम, द लॉगरिथम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड द रूम इज ग्राफ्ड अगेंस्ट द टाइम, द ग्राफ विल बी नियरली किसके इक्वल होगा। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हमें क्या बताता है, जब भी आपके पास रूम टेम्परेचर डिफरेंस की बात आती है तो ये इक्वल होता है T इज इक्वल टू TI प्लस T0 माइनस ऑफ TI EKT। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे चेंज इन, ये जो टेम्परेचर है चेंज इन टेम्परेचर के साथ, तो ये कितना बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग बनेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली टर्म है ना। लेकिन इसने कहा है कि लॉगरिथम के बीच में बनाना है, लॉगरिथम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब आप इसका लॉग लोगे तो e की पावर के जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, लीनियर टर्म्स बन जाएंगी। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या बन जाएगा, लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसने ग्राफ ही पूछा हुआ था, ऑप्शंस में आपके पास ग्राफ से गिवन थे, वो मैंने ऑप्शंस नहीं डाले कि कौन सा ग्राफ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, या कौन सा हो सकता है। तो लीनियरली डिके करेगा ln डेल्टा t और टाइम t के बीच का ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, ये क्या कहता है कि ये कॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चन है कि एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ है, शुरू में इनिशियल वेवलेंथ 20 पिकोमीटर, और वो कॉम्पटन स्कैटर्ड हुई है फ्रॉम ए कार्बन टारगेट से, और कितने एंगल पे स्कैटर्ड हुई है 90। तो मतलब जो आपका थीटा एंगल होगा वो क्या होगा 90 टू द इंसिडेंट बीम। तो इसने पूछा है कि इनिशियल एक्सरे फोटोन जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, उनमें कितना परसेंटेज का है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमें पता है इनिशियल आपकी वेवलेंथ कितनी है 20 पिकोमीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूंगी तो 0.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन इफेक्ट चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/m0 c1 माइनस
कॉस थीटा, और हमें पता है थीटा कितना है 90, तो ये टर्म क्या होगी कॉस 90 0, तो ये सिर्फ बचेगी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी, और इसी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट शुड बी इक्वल टू 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये लैम्डा आपको गिवन है 0.20 एंगस्ट्रॉम, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कितना चेंज आया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा डैश, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं पूछा, इसने क्या चेंज पूछा है, इसने पूछा है कि आपके पास एनर्जी में कितना चेंज है, एनर्जी ट्रांसफर्ड में। तो जो फोटोन ट्रांसफर हुआ है उसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा डैश, और जो इनिशियल में फोटोन था उसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे, एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से ई डैश बाई ई अगर मैं निकालूँ तो ये क्या बनेगा, दैट शुड बी लैम्डा बाई लैम्डा डैश, वैल्यू पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.20, और ये क्या होगी 0.242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आ जाएगा ई डैश बाई ई। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो ई डैश माइनस ई बाई ई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास -1 से जो भी वैल्यू आई उसको -1 से आप जब करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा 10.7%। इसके बाद इस पेपर में 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि लास्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस।